हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। आज हम समझेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है क्या एक्चुअली में। बहुत सारे बच्चे मैं जब पेपर के सेंटर के बाहर मिली, उन्हें ये नहीं पता कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ उसमें क्या है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ नेट भरा हुआ था वहाँ पर, और मतलब जेआरएफ साथ में नहीं लिखा हुआ था, और उन्हें मतलब नहीं पता था कि नेट भरने का क्या मीनिंग होता है फॉर्म के अंदर, और जेआरएफ भरने का क्या मतलब होता है। ठीक है, काफी के डाउट होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो आज उन सभी डाउट को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए। और ये कोई स्पेसिफिक मेरे उसके सब्जेक्ट की नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस की, ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर बच्चे के लिए जिन्हें पता होना चाहिए, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं, उसे देना चाहते हैं, हर किसी को पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज हम इस वीडियो में क्या क्या एड्रेस करेंगे कि यूजीसी नेट का स्कोप क्या है, डिफरेंस क्या होगा नेट और जेआरएफ के बीच में। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करें, लेवल क्या होता है एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कब देना होता है, ठीक है, कितनी बार होता है, ऑल ये सब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ है क्या, कौन सी एजेंसी करती है, उसे कंडक्ट करवाती है, और ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है, कितनी बार होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मोड है, डेट मतलब कि किस टाइम पे होता है। ठीक है, उस टाइप से। देन कट ऑफ क्या जाती है एग्जाम की, जेआरएफ क्या होता है, उसकी अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, पॉसिबल स्कोप, अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे क्या बेनिफिट्स है, वो सब। ठीक है, और प्रिपेयर कैसे करें एग्जाम के लिए, ये सभी क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, किसी को आप बता सके क्लास में अपने जूनियर को कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम व्हाट इज यूजीसी नेट जेआरएफ। तो यूजीसी नेट जेआरएफ एक एग्जाम है, इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है। और किसके लिए कंडक्ट कराती है, जो पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए, और साथ में जो जेआरएफ स्कॉलरशिप दी जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए। ठीक है, ये एनटीए कंडक्ट कराती है, और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। समझ आया आपको? आई रिपीट, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उनके लिए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर जो पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए। और जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि रिसर्च स्कॉलर को ग्रांट करती है यूजीसी, उसके लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है विच एजेंसी कंडक्टेड दिस एग्जाम, की ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, ये कंडक्ट कराती है एनटीए। ठीक है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि काफी और एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, जिसमें सीयूईटी जो अभी चला है, पीजी यूजी दोनों, उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज के, ये सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है। नेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनटीए। देन ये एग्जाम 2 बार होता है 1 साल के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी ये कोविड पीरियड चल रहा था तो उसके अंदर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, तो इसमें एनटीए ने क्या किया है, 2 मर्ज करके एग्जाम मतलब कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, अभी 2 जो लास्ट दोनों एग्जाम है वो मर्ज एग्जाम थे, मतलब 4 एग्जाम होने थे, उनकी जगह पे 2 एग्जाम हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आई थिंक नॉर्मली हर 6 महीने में कंडक्ट होगा, क्योंकि अभी तक डिले चल रहा था काफी प्रोसेस, अब थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, टाइम से। देन इट इज कंडक्टेड इन जून एंड दिसंबर, 2 साइकिल में कंडक्ट होता है, एक जून साइकिल, एक दिसंबर साइकिल। ठीक है, जो कि नॉर्मल टाइम्स में, अभी जैसे काफी लेट चल रहा था उसकी वजह से ये डिले हो रहा है सभी। देन नेक्स्ट है व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप www.ugcnet जो ऑनलाइन वेबसाइट है एनटीए की, सॉरी यूजीसी की, तो उस पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। मैंने सेम वहां से कॉपी किया है। ठीक है, मैंने सोर्स मेंशन कर दिया है, आप जाके वहां पर पढ़ भी सकते हैं। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देती हूँ।
देखो, सबसे पहले जो 55% कम से कम आपके मास्टर्स में मतलब मास्टर्स डिग्री में आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, बिना राउंड ऑफ किए हुए। ये नहीं है कि 54.6 बन रहे हैं तो हम उसे 55 वो कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, ऐसा राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। उसके बाद आगे भी मैं पूरी कंडीशन बताती हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है मैं अभी वो बता रही हूँ, ठीक है, बट अभी रूल चेंज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मास्टर्स डिग्री या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ओबीसी के लिए यही एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसमें 50% पे आप मतलब एलिजिबल हैं। वो जो आपकी सर्टिफिकेट है वो मायने रखती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है कि अगर आप अपीयर्ड हैं या फिर अपीयर हो रहे हैं मास्टर्स डिग्री में, इसमें लिखा हुआ है फाइनल ईयर, बट नॉर्मली क्या होता है अभी जैसे सिस्टम चल पड़ा है कि अगर क्योंकि यूजीसी अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगती आपसे कि आपने ये मास्टर्स की हुई है, तो आप मतलब तो ही आपको एग्जाम में बैठना दिया जाएगा। अभी अगर आप अपीयर भी हो रहे हैं मास्टर्स डिग्री में तो भी आप वहां पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा है, आप फर्स्ट ईयर में भी भरिए, सेकेंड ईयर में भरिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री करते करते 4 चांसेस हैं ये यूजीसी नेट क्लियर करने के, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने के, और बहुत ही आसान एग्जाम है, आप मतलब आसानी से क्लियर कर सकते हो। ये भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे तो आप क्लियर कर दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बट आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इतना है कि मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट मांगता है, ऐसा नहीं है, लेवल बहुत ही इजी टू मॉडरेट रहता है एग्जाम का। जब आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे उसमें आप देखोगे कि इजी टू मॉडरेट लेवल है उनका, बहुत ही आसान लेवल पे आते हैं वो, ठीक है। कोई कोई पेपर हार्ड होता है, अदरवाइज बहुत इजी आ रहे हैं पेपर। देन नेक्स्ट इसमें कंडीशन दी हुई है कि अगर रिजल्ट अवेटेड है, बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में भी है ना तो भी आप एग्जाम को भरिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे जूनियर भी हैं, मैं काफी स्टूडेंट्स को मिलती हूँ जो मतलब इस वजह से नहीं भरते कि यार मतलब हमें हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हम फर्स्ट ईयर में हमें पता नहीं था। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप एडमिशन ले चुके हो तो उस सब्जेक्ट से आप नेट का एग्जाम दो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी फीस लग रही है और कुछ तो मुझे नहीं लगता, और आपको पढ़ना है बस। आपको नेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई हो गया तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। क्यों आप अपने मतलब एक चांस खो रहे हो नहीं भर के कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है, तो एक चांस आप खराब कर रहे हो, मतलब कि अगले 6 महीने आप वेस्ट कर रहे हो अगर आपको 4 चांस चाहिए तो, ठीक है। बट इट्स अप टू यू। आपको मैं बता रही हूँ 4 चांसेस है, मतलब एमए के अंदर आप 4 बार दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। एमए या एमएससी कुछ भी मतलब आप लगा लो, जो भी आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो उसके अंदर आप 4 चांसेस में एग्जाम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये सब दे रखा है कि डिले, आप सभी ये पढ़ लेना, ठीक है, समझ आ जाएगी, मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट आता है द पीएचडी डिग्री होल्डर हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 irrespective of the date of declaration of result shall be eligible for relaxation of 5% इन एग्रीगेट, कि मतलब जिनको नेट की सर्टिफिकेट दी जाएगी और जो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, अगर उन्होंने पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले की हुई है या उस टाइम पे उनकी कंप्लीट हो गई थी तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का, ठीक है। ये मतलब जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनके लिए। देन नेक्स्ट आता है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट, मतलब जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसी में ही आप अपीयर करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में भर रहे हो, क्योंकि यार भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं सकते, बट फायदा क्या है, हमारे पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, हम कहीं पर जाके अप्लाई करेंगे तो ये होगा कि आपके पास मतलब उसमें डिग्री तो नहीं है, आपने नेट वैसे क्वालिफाई कर कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनटीए ऐसे तो कोई पूछताछ नहीं कर रहा, बट फिर भी यूज नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें कर रहे हैं उसी में भरें, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, जो नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी के अंदर है, एससी एसटी, मतलब उन्हें सर्टिफिकेट देनी पड़ती है जब फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ये तो फॉर्म भरते हैं तभी होता है। देन नेक्स्ट है
ओके, ये पॉइंट उसी में ही है, ये यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। आप पूरा पढ़ लेना। देन नेक्स्ट है कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन डिग्री। ओके ओके ओके, ये कह रहा है कि जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है जिनके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो उनकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए, जो कि इंडियन जो यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है उनके मतलब इक्विवेलेंट वो डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर्स डिग्री की। ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर फॉरेन से की है तो कोई भी मायने हो जाएगी, जो इंडियन मानता है वो मानी जाएंगी, ठीक है। इंडियन जो एजुकेशन, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है वो मानती है, वो वैलिड होंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, वैसे अभी फिलहाल मतलब यूज नहीं है आपका उससे समय, बट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि नेट स्लैट एंड सेट शैल रिमेन मिनिमम, कि नेट स्लैट और सेट के एग्जाम में वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है अगर हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो आपके पास होनी ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। वैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, काफी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका नेट भी क्लियर नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, बट वो जाके मतलब अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, जैसे आपके लोकल में एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है, बट उसका यूज नहीं है क्योंकि यार बहुत ही कम सैलरी होती है और मतलब वो वैल्यू नहीं है आपकी उस जो प्रोफाइल में जाके, इतनी आपको मतलब डिग्निटी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस दैट ऑल वी विल इंक्लूड। देन नेक्स्ट है ओके, ये लिखा हुआ है कि जिनके पास पीएचडी डिग्री है बट नेट स्लैट और सेट का एग्जाम क्लियर नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो इस मतलब रूल से कि नेट स्लैट होना चाहिए, इस रूल से बाहर है, ये सब लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु हैव पास्ड यूजीसी सीआरएफ जेआरएफ एग्जामिनेशन प्रियर टू 1989 से पहले जिन्होंने यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, वो मतलब नेट के लिए अपीयर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। देन नेक्स्ट है फॉर सेट कैंडिडेट, यहाँ पर सेट के लिए जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते थे उनके लिए, ठीक है, आप पढ़ लेना अगर आपको मतलब आपने दिया हुआ है या किसी भी चीज, ठीक है, आसान रूल है, पढ़ लेना। देन नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रिपेयर, कि हम प्रिपेयर कैसे करें। काफी के माइंड में ऐसा होता है कि हम कोचिंग लें, ठीक है, ये आपको लगता है कि नहीं यार मतलब नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा हमारा, कोचिंग ले, हम ये करें वो करें। मैं आपसे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोचिंग एक नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग ले ही ले, ठीक है, क्योंकि कोचिंग जरूरी नहीं है। आप क्लियरली मतलब इतना, आप अगर नॉर्मल भी आपके अंदर कॉमन सेंस है ना, तो अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो 50% आप नॉर्मली टिक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने एमए ठीक से नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगा के की है तो भी आप 50% आप दे दोगे, ठीक है। देन 60 हमें 70% स्कोर करने होते हैं, 70% तो मैक्सिमम है, ठीक है, उसमें तो जर्नल भी क्लियर कर जाते हैं। 70% हमें स्कोर करने होते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि 10 क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्लियर मतलब इतनी जल्दी इतनी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही आसान, मैं क्या बताऊं आपको, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होता है। आप कभी भी जब आपके मतलब एमए में हैं अगर आप, तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठाएं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो लास्ट ईयर के पेपर उठाएं और उन्हें मतलब आप लगाएं, तो आप क्लियरली पाओगे कि मतलब 50% आप कर पा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कॉमन अच्छी आपकी सेंस है, आपने अच्छे से ठीक से मतलब ध्यान से सुना है क्लास में, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या, एक आधे सोर्स में आपको और बताती हूँ, ठीक है। एक एनटीए की ऐप है, उस पे आप जाके मॉक टेस्ट लगाएं, उस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लास्ट ईयर में आए हुए हैं या फिर मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और दूसरा जो सोर्स है मैं आपको बताती हूँ वो है लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये जरूर लगा के जाएं। मैं अब की बार के पेपर के एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो कि पॉलिटिकल साइंस का, पॉल साइंस का पेपर, उसके बारे में बताती हूँ। आप देखोगे ना जब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, उसमें आप देखोगे कि 40 to 50 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पीछे से उठा के रखे हुए हैं, लास्ट ईयर के उठा के रखे हुए हैं, ठीक है। और
उसने मतलब इतनी मेहनत की ही नहीं हुई कि मतलब नई स्टेटमेंट ऐड करूं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं उन्होंने बहुत सारे, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन करके जा रहे हो तो 50 to 60% पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपने सिर्फ 10% के लिए एफर्ट लगाने हैं उसमें, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं होगा, कि प्रिपेयर कैसे करें या डरना एग्जाम से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काम माइंड से बहुत ही अच्छे से आप अगर एमए करेंगे तो, या एमए, एमएससी, मास्टर्स डिग्री जो भी आप करेंगे, वो आप बहुत क्लियरली इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट ये है एग्जाम का कि आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जाके आप मतलब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो उसमें ऐड हो जाएंगी, वो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, बट कम से कम आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जिनका मतलब नेट क्लियर होता है, जो भी लोकल कॉलेजेस होते हैं, हर किसी के शहर में होते हैं, तो उन बच्चों को तो वो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उन्हें सबसे पहले ले लेते हैं नेट वाले एग्जाम के, ठीक है। देन एक क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गई मैं, कि नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है। नेट एंड जेआरएफ का डिफरेंस, ठीक है। देखो, जो यूजीसी नेट है, ये दोनों एग्जाम मतलब एक साथ ही होंगे, मतलब सेम ही एग्जाम का नाम यूजीसी नेट एंड जेआरएफ है, ठीक है। उसमें जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है कि ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बोथ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये लिखा आएगा। तो आपने क्या, अगर आप मतलब अभी आपकी एमए हुई है या आप कर रहे हो, तो आपने बोथ वाला ऑप्ट करना है, ठीक है। अगर आपने रिसर्च में जाना है तो वहां पर आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी जब आप पीएचडी करोगे, ठीक है। उसके अंदर मतलब गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी, या मतलब जो फेलोशिप होती है, स्कॉलरशिप तो कहना ठीक नहीं है, फेलोशिप जो कि हर मंथ आपको अलॉट होगी, हर मंथ आपको दी जाएगी, ठीक है। और ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं तो ओनली आपका यूजीसी नेट काउंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको आपकी मतलब एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आपका नेट क्लियर हो गया है, ठीक है। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों करने हैं, ठीक है। जब आप मतलब फ्रेशर हैं एमए से, आपको अगर एकेडमिक्स की फील्ड में जाना है और रिसर्च में जाना है तो आप जेआरएफ साथ में ऑप्शन में करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की हुई थी, मैंने इतने बच्चों की देखी बार बार, मतलब उन्हें इतना अफसोस हो रहा था, यार हमारा क्लियर हो जाता, हमने क्यों नहीं भरा। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाओ और समझ के जाओ, वहां पर फॉर्म भरो तो भी वीडियो को देखो, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे भरना है, क्या भरना है और कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। देन कट ऑफ की मैं एक बार आपको रफ आइडिया दे देती हूँ। वैसे कट ऑफ हर साल मतलब जो यूजीसी है वो अपनी पब्लिश करती है, ठीक है, एनटीए अपनी वेबसाइट पे, तो आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो 60% कट ऑफ आप लगा लो कि मतलब जो एससी, एसटी, जो ईडब्ल्यूएस उनकी कैटेगरी होती है, ठीक है, मतलब जो कट ऑफ होती है इनकी वो 60% पे आगे मतलब हो जाती है जेआरएफ की। ओबीसी की 64% पे होती है जेआरएफ की, ठीक है, मतलब 64% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। देन मतलब हर साल नई नई कट ऑफ होती है, ठीक है। इसमें कैसे काउंट होता है, पहले तो जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो ज्यादा होती है, ठीक है, नेट की उससे नीचे होती है। तो अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ गए तो आपका जेआरएफ भी क्लियर माना जाएगा, ठीक है, अगर आपने दोनों ऑप्शन भरे हैं तो। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं और आपका नेट क्लियर हो गया है तो ओनली नेट माना जाएगा, ठीक है, वहां पे जेआरएफ आपका काउंट नहीं होगा अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से नीचे है। कट ऑफ आप मतलब हर बार जब एग्जाम की कट ऑफ आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तब आप देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल भी रिलीज होने वाली है वैसे कट ऑफ, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगी कि कट ऑफ क्या जाती है, क्या क्या है, ठीक है। उसकी आप अभी टेंशन मत ले, बट एग्जाम का फॉर्म भरें तो ये बातें आप मिनिमम आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का डिफरेंस या फिर दोनों ऑप्ट करने, ये बच्चों को नहीं पता है। इतनी मिस्टेक मैंने देखी है ना, मतलब उन बच्चों को मैं उनकी फेस देख के मतलब आपको बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस। वो बेचारे इतने अफसोस कर रहे थे कि हमने क्यों नहीं भरा, काश हम भर देते तो हमारा क्या पता हो भी जाता है। ठीक है, तो दोनों भरिए, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अगर कोई भी डाउट बचा है, आई थिंक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लेती हूँ। अमाउंट कितनी है ये भी मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी। वैसे यूजीसी नेट की जेआरएफ की वेबसाइट पे आप देखना, वहाँ पे मतलब अमाउंट, रिवाइज्ड अमाउंट 2020 में रिवाइज हुई है, तो वो आप देख लेना। देन नेक्स्ट है स्कोप भी मैंने बता दिया, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रिपेयर कैसे, खुद से सेल्फ स्टडी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम है। देन 2 बार कंडक्ट होता है। ओके, डेट्स जब भी अनाउंस होंगी, वैसे तो जून और दिसंबर की साइकिल है, बट जब भी अनाउंस होंगी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, ओके, आई थिंक सारा कवर हो गया है। अभी क्लास को एंड करूँ मैं? ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।